Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था अपना इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो आज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, लाइक 10th 11th 12 ये हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लास आपकी 10th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी 10th है। क्या बोलता है क्वेश्चन? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5 -4 2, इज डिवाइडेड बाय द क्यू से डिवाइड हो रहे हैं इन द रेशियो 1:2। तो वन पार्ट यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो रेशियो इज़ 1:2, दिस इज़ क्यू। आप चाहो तो इसको ए और बी लेट कर सकते हो, ठीक है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने यहाँ पर क्यों नहीं लगाया 1:2? पहले पॉइंट ये लिखा था, फिर ये लिखा था, इसलिए 1 वाला पार्ट पहले, 2 वाला पार्ट बाद में। ये थोड़ा कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं क्यू पॉइंट निकाल देता हूँ, क्योंकि क्यू की टारगेट है। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि डज द लाइन, एक लाइन गिवन है, कंटेन क्यू। वो मेरे से पूछ रहा है कि कोई लाइन है उसके ऊपर क्यू होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे क्यू पता होना चाहिए। तो लेट क्यू इज़ ए कॉमा बी। आप एक्स कॉमा वाई भी लेट कर सकते हैं, मैंने ए बी लिख दिया है। तो ए का पॉइंट अगर निकालेंगे, एफ सी सा वाला पार्ट निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? 1 × 2, 1 × 2 and 2 × 5 divided by 1 + 2. Then final result is 2 + 10 divided by 3. It means 12/3. It means 4. अब हम बात करते हैं बी के लिए। तो बी की सिचुएशन कैसे हैंडल की जाएगी? 1 × 2, ठीक है, प्लस 2 × -4 डिवाइडेड बाई 1 + 2. It means 2 - 8/3 एंड दिस इज़ -6/3 -2, ठीक है। तो आपके पास क्यू का एक पॉइंट था, वो निकल कर आ चुका है 4, -2। ये पॉइंट आ गया क्यू। अब अगली सिचुएशन क्या मिलती है? अब एक लाइन गिवन है, लाइन गिवन है x - 2y = 0। ये लाइन है। क्या लाइन के ऊपर क्यू है कि नहीं है, हम चेक करते हैं। तो आप अपना लिख लेना कि चेक दिस पॉइंट और नोट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 4 एंटर करते हैं, -2 × -2 एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा और ये प्लस का 4 मिलेगा, तो इसको ऐड करेंगे 8 आएगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट? हैंस आंसर इज़ नो। उसने पूछा था डज द लाइन दिस कंटेन क्यू, तो लिखेंगे नो। क्यू, पॉइंट क्यू लिखना चाहिए था मुझे, मैं लिख देता हूँ पॉइंट क्यू डज नॉट लाई ऑन द लाइन x - 2y = 0, ठीक है। आप दूसरी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि ये वाला कंटेन नहीं करता क्यू को, या फिर लाई नहीं करता क्यू इसके ऊपर। तो एक ही बात है, लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। तो आपका ये आंसर आ चुका है और आंसर नो ने लिख दिया है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 11th की। तो 11th का सोल्यूशन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। दो लाइन है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट लाइन इज़ 4x + 3y = 1. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अनदर इक्वेशन इज़ 3x - y। अब +9 लिखा है तो मैं उसको -9 लिख देता हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इजी हो जाएगा, 9x हो जाएगा, -3y और 9 × 27 27, ये होगी थर्ड इक्वेशन। एंड फर्स्ट इक्वेशन है 4x + 3y = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, 9 × 4 = 13x और यहाँ पर आपको मिलेगा -26। x की वैल्यू -2 आएगी, 13 दूनी 26 ही होता है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू -2 आ गई, एक इक्वेशन को उठाओ और उसमें एंटर कर दो। सपोज़ मैंने ये उठा ली तो -8 हो जाएगा जब यहाँ एंटर करेंगे, +3y हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से आपको 3y की वैल्यू मिलेगी 9, तो y की वैल्यू मिलेगी 3। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया वो -2,3 आया इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज आप उसको P कह सकते हो। यहाँ पर लिख देना कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, इफ़ दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। अब एक लाइन गिवन है कि उन्होंने कह दिया कि ये वाला पॉइंट एक लाइन पर लाई करता है, तो आओ और कंडीशन बनाई जाए। अब सिचुएशन क्या है, मतलब आपको दो लाइन दी हुई थी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपने P निकला, फिर उसके बाद में एक लाइन और है, इसके ऊपर P लाई करता है। तो अब मैं इनके सबकी डिटेल्स अगर लिखूं तो डिटेल्स लिख देता हूँ ना। पहली इक्वेशन थी 4x + 3y = 1। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी 3x - y = -9, ये सेकंड इक्वेशन थी। ये पॉइंट P आपको इंटरसेक्शन वाला मिल गया। फिर एक इक्वेशन और गिवन है जो दूसरी लाइन है, उसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। उसकी इक्वेशन है आपके यहाँ, ऐसे लिख देता हूँ, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 2k - 1 × x - 2y = 4, ये इक्वेशन है। तो अब ये पॉइंट जो हमने निकाला था वो पॉइंट क्या था -2,3, तो इसके ऊपर लाई करता है। तो अब क्या लिखेंगे 2k - 1 × -2 एंड मल्टीप्लाइड बाई y इज़ 3 = 4। तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मिलेगा -4k, फिर मिलेगा +2 - 6 = 4, -4k, यहाँ से आपको -4 मिलेगा और ये 4 है, -4k, ये आपको 8 मिलेगा। तो अब k की वैल्यू -2 आ जाएगी, 4 2 = 8, निगेटिव शिफ्ट कर दिया तो k की वैल्यू -2 आ गई है। यही आपका आंसर है फाइनल में। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल और है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर है 12। इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। शो दैट द लाइंस दिस 3 लाइन है आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है कि तीनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन कौन सी है, 2x + 5y = 1 एंड x - 3y = 6 एंड x + 5y = -2, क्योंकि +2 लिखा उसको -2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आर कॉन्करेंट। तो डायग्राम अगर देखोगे तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ये पॉइंट है, सही है। तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, तीनों लाइनें एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती हैं, तभी ये कॉन्करेंट है, ये प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन को सॉल्व करें, दो लाइन से एक हम पॉइंट निकालते हैं और वो पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, इसका मतलब कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो आओ फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना ईजी है, नहीं तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर देते 5x। अब मैंने लिख दिया, रहना तो, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए ऐसा क्यों किया। आप देख रहे हो ना, यहाँ भी 5y था, यहाँ भी 5y था, बड़ा ईजी हो जाता, माइनस करके जल्दी सॉल्व हो जाता। पर कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको मिलेगा 2x - 6y = 12। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4th। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4th। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 5y = 1। दिस इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये भी माइनस किया, दोनों ख़त्म कर दिए, माइनस का 11 हो गया और यहाँ प्लस का 11 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 मिल गई है। अब y की वैल्यू -1 मिल गई तो जाके एंटर कर दो। तो 2x + 5 × -1 = 1। यहाँ से आपको मिलेगा 2x, यहाँ पे ये 1 है, ये माइनस का 5 होगा, उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो 2x = 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पॉइंट आप P निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू है 3, -1। अगर ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगी तब वो कॉन्करेंट होंगे। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन को पिक करते हैं। तो x + 5y = -2। तो x की वैल्यू 3 है मेरे पास एंड y की वैल्यू -1 एंटर करता हूँ, देखता हूँ -2 आएगा कि नहीं आएगा। ये 3 है, ये माइनस का 5 है, -2, यस ये तो -2 आ गया। इसका मीनिंग हुआ हैंस, अर्थात
अर्थात गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। कॉन्करेंट के लिए क्या याद रखना है कि 3 लाइन दी होंगी, 2 लाइन को पकड़ो, किसी भी 2 लाइन को आपस में सॉल्व कर दो। जो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा वो जो रिमेनिंग की लाइन है थर्ड वाली, उसमें जाके एंटर कर दोगे, सेटिस्फाइड कर जाएगी। मतलब आप लेफ्ट साइड में सारे एक्स वाई वाले रख लें वेरिएबल्स को, और कांस्टेंट सारे एक साइड पहुंचा दें। जब एक्स वाई की वैल्यू लिख देंगे आप, उसके बाद में वो कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, जो राइट साइड में होगा वही होगा। इसका मतलब क्या होगा, कॉन्करेंट है। अगर नहीं आता तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी फाइनल कर दी मैंने। अब अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, अब देखते हैं सिचुएशन में क्या है, इसको पूरा। तो सबसे पहला है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। हिंदी में अगर बोलूँ तो लाइन का झुकाव। ठीक है, तो किस एंगल पर कोई लाइन है, ये चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एंगल तो हम लोग अगर देखेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजरमेंट होगा, ये बात याद रखनी है। अब ये एंगल आपको देखना है, पड़ रहा है कि हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्लॉक वाइज जा रहे हैं। सॉरी ये एंटी क्लॉक है ना, तो ये एंटी क्लॉक जा रहे हैं। ये चीज़ें आप नोट करना स्टार्ट कर दो। ये एंटी क्लॉक हम लोग गए। अगर एंटी क्लॉक जाते हैं उसका मीनिंग होता है कि जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, एंटी क्लॉक जाने पर आपको हमेशा एंगल मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप चाहो तो इसको मार्किंग कर सकते हो। ये सपोज ये थीटा है। दूसरे सिनेरियो में क्या बात करता हूँ मैं, डायग्राम को चेंज कर देता हूँ। अब आपके पास एंगल जो आ रहा है वो भी एंटी क्लॉक ही है, एंटी क्लॉक ही तो जा रहे हैं। ये एंगल कैसा है, ये एंटी क्लॉक है। तो एंटी क्लॉक एंगल आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एंगल आपका ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अब चीज़ें इंक्लिनेशन को आपको समझ में आ रहा है, बाकी बाद में बात करेंगे कि एंगल कैसा मिलेगा, बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि इंक्लिनेशन अगर देखा जाएगा तो एंटी क्लॉक जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन बाई चांस कोई लोग अगर क्लॉक वाइज चले गए, अगर आप क्लॉक वाइज चले गए, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज लिखा नहीं है, आप लिख लेना डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर आपने जाना है तो एंगल आपको हमेशा निगेटिव मिलेगा, ये बात देखना। तो आपने आज क्या सीखा, अगर हम एंटी क्लॉक चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव मिलता है, क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल निगेटिव मिलता है। इतना ही मैंने अभी तक बताया, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, ओके। अब आपसे बात ये भी की जा सकती है कि एक्स एक्सिस एक लाइन है तो इसका एंगल कितना है। भाई एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस अगर रखी है तो एंगल कितना है, तो एक्स एक्सिस का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। थीटा आपका 0 डिग्री होगा। और वाई एक्सिस का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री नज़र आ रहा है, ये 90 डिग्री नज़र आएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 0 डिग्री, और वाई एक्सिस का एंगल कितना है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रहेगी, क्योंकि अब हमें पता ही हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल स्टार्ट होगा मेजरमेंट के लिए। अब एक बात और बता दूं आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो इसका एंगल कितना होगा, इंक्लिनेशन कितना होगा। एक्स एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं, जो पैरेलल लाइन है उसका इंक्लिनेशन भी आपका 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये मैंने बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा हूँ आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो आपका इंक्लिनेशन कितना होगा, तो आपका इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्या, कि अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इंक्लिनेशन 0 डिग्री होगा। एंटी क्लॉक मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉक वाइज मेजरमेंट करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। सिर्फ इंक्लिनेशन की बात हुई अभी तक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, याद रखना। ओके, अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड ग्रेडियंट। तो समझते हैं सबसे पहले कि स्लोप और ग्रेडियंट क्या है चीज़ें। तो सपोज़ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई लाइन आपकी ये है। ठीक है, अब ये कोई लाइन है, मुझे इसका स्लोप चाहिए। तो स्लोप होता क्या है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज़ मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 पॉइंट की मार्किंग कर दी। ठीक है, स्लोप चाहिए मुझे, अभी बता देता हूँ। स्लोप में हो क्या रहा है कि आपको ये डिस्टेंस पता है, मतलब इसकी हाइट पता है और इसकी बेस पता है।
तो जो स्लोप होता है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और बी, तो आपसे कोई बोले कि स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, तब आप कहेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मतलब ए बी सी अगर कह दूँ तो मैं कहूँगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी हाइट है, हाइट ओवर बेस, ये आपको स्लोप देगा, ये ये थीटा है। तो अब याद करो कि हम लोगों ने क्या लर्न कराया था अपने तरीके से, पंडित बद्री प्रकाश हर हर बोल, ऐसे कुछ था। तो ये देखते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन यहाँ है, और ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है tan। इसका मतलब जो इंक्लिनेशन आया है इस लाइन का, अगर हम उसको tan के साथ इन्वॉल्व कर देते हैं, इट मीन्स tan थीटा हो जाता है। तो tan थीटा का तो फॉर्मूला होता है बी सी ओवर ए सी, ठीक है। तो यही तो आपका स्लोप हो गया, और स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका m बोल सकते हैं, tan थीटा बोल सकते हैं, या परपेंडिकुलर ओवर बेस बोल सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ें हैं तीनों, ठीक है। तो आपको स्लोप के बारे में जानकारी हुई। तो स्लोप हमने कैसे निकाला, आप कहेंगे सर आपने ये डायग्राम ही क्यों बनाया। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इसी डायग्राम को फिर से बनाएं। ये बना दिया मैंने। अब ये पॉइंट आपके पास पता ही था, ठीक है, आपने मान लिया इस पॉइंट को P कह दिया। तो आप एक कहना चाहते हैं सर मैं यहाँ से निकाल सकते हैं क्या स्लोप, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका आप अपनी मर्जी से P Q R, ये O है, P Q O, ये ओरिजिन है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप तो लाइन का बदल नहीं जाएगा, स्लोप तो थीटा ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं tan थीटा बोलूँगा, क्योंकि हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग m निकाल रहे हैं, m मतलब tan थीटा मतलब m, और इन दोनों का क्या मीनिंग है, स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब इस लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो आपने क्या लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ओ क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, बस पी ओ, सॉरी पी ओ, ओ क्यू पी ओ, बस। तो मतलब आप देखेंगे सर ये दोनों की वैल्यू अलग आएगी क्या, ये रेशियो है ना, आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल एक ही वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि ये आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। आप देखो, अगर मैंने डायग्राम यहाँ बनाया था तो ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं, दो एंगल सेम हो जाएं, एक 90 सेम हो गया, और जो ये एंगल है ये थीटा है और यहाँ पर ये थीटा है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये एंगल है इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके धीरे धीरे अब आएंगी माइंड में, पूरी ज्योमेट्री काम आने वाली है। तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना स्टार्ट करें, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, जो स्लोप ऑफ ए वी है ना, इसी को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर साइड। तो मतलब यहाँ पर कोई चीज़ का रेट देख रहे हैं, तो रेट क्या है, ए बी ओवर ए सी। तो बी सी जो हाइट है उसका वेरिएशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए सी, बस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए सी है। तो रेट ऑफ चेंज किसका, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस ही है, तो वो यूनिट कुछ रहेगी नहीं। इसका मतलब स्लोप का कुछ यूनिट नहीं होती है, स्लोप यूनिट लेस है हमेशा, याद रखना, ठीक है। और स्लोप का मतलब क्या हुआ, tan थीटा, थीटा कहाँ से आया, क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इतनी सारी मैंने जानकारी आपको दे दी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, और थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजरमेंट होता है। स्लोप के बारे में समझ में आ गया, ओके। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक लाइन मैंने बनाई जो एंगल 45 डिग्री बना रही है यहाँ से, तो उसका स्लोप कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, स्लोप मतलब होता है m, और एंगल अगर पता है तो एंगल को हम लोग tan के साथ अगर इन्वॉल्व कर दें तो वो स्लोप मिल जाता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, tan 45 की वैल्यू जितनी होती है 1, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये आप तरीका समझ गए। दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, इफ़ यहाँ पर क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, इफ़ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, इफ़ स्लोप इज़ √3 देन व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर स्लोप की वैल्यू √3 है तो m इक्वल टू tan थीटा फॉर्मूला मिल रहा था आपको, m की वैल्यू √3 है, और यहाँ पर मुझे tan लिखना है, तो tan में कितने की वैल्यू ये आती है, तो tan 60 डिग्री की आती है, और यहाँ पर tan 60 मतलब थीटा आपके पास डायरेक्ट 60 डिग्री मिल गया है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री नज़र आ रही है आपके, ये सॉल्व होके आ गया है।
तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको वो थीटा दे सकता है तो स्लोप टारगेट रख सकता है, स्लोप दे सकता है तो थीटा टारगेट रख सकता है, तो दोनों चीज़ें आ सकती हैं, वो चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से। अभी तक हम देख रहे थे हमेशा मेरा पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं लाइन को ऐसा बनाऊं कि जिसमें एंगल 135 हो जाए, ये जो एंगल है 135 135 डिग्री हो जाए, एंगल तो पॉजिटिव ही है, यस, तो आप tan 135 पॉजिटिव लिख लेंगे, तो यही तो आपको स्लोप देता है, तो स्लोप फाइंड करनी है। और tan 135 की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पर स्लोप कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको स्लोप की जानकारी हो गई है। तो अब हम लोग फिर ज़्यादा हो जाएगा बड़ा लेक्चर, अब हम इसको स्किप कर देते हैं। एक तरीका और मैं यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। एक तरीका और है, ये आपने कैसे देखा, एंगल है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं तो एंगल कितना होगा, ये 45 तो होगा बट माइनस के साथ होगा। तो आप कहेंगे सर हम यहाँ से अगर निकालें तो निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। ये आपके पास tan है और जो एंगल बनता है वो एंगल लिखो। एंगल नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एंगल हम लोग क्लॉकवाइज मेजरमेंट किए, तो क्लॉकवाइज में -45 आएगा और एंटी क्लॉक में 135 आएगा। अब tan -45 आया, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत फॉर्मूले में पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या मैंने फॉर्मूला लिखा यहाँ पर, tan माइनस थीटा जो होता है वो -tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप अपना नोट कर लो कॉपी पर, ये काम आने वाला है, ठीक है। तो अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आगे माइनस है, तो ये यहाँ पर एक माइनस बना गया। तो दोनों हैं चीज़ें सेम, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बाकी के पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।